हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज का क्रैश कोर्स का ये दूसरा वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो उस समय आपको वो वीडियो कितना अच्छा लगा हो कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वीडियो मैंने काफ़ी कोशिश से बनाया हुआ था, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा जिसके अंदर मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में बात किया हुआ था। आज हम इस चैप्टर के दूसरे वीडियो पे चलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको समझाने के चक्कर में बेसिक्स कहने को क्रैश कोर्स होता है, लेकिन बेसिक्स को बताने के चक्कर में कभी कभार ये होता है कि थोड़ा सा डिटेल बढ़ जाती है, जिसके कारण हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट वो आपके लिए अच्छा ही होता है, बेहतर ही होता है। तो लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने किसकी बात की थी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर ली थी और मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात कर ली थी। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसमें हम लोग माइक्रोस्पोर बनाते हैं, जिसमें हम लोग पॉलन ग्रेन बना रहे थे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है वहाँ पे दो लेयर आपको देखने को मिलती है, एक्साइन एंड टाइन। एक्साइन वाली जो लेयर होती है वो एक स्पेशल टाइप की केमिकल से बनी होती है जिसे हम स्पोरोपोलानिन कहते हैं, जिसे डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना हर किसी केमिकल के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। ये सब मैंने आपको लास्ट टाइम पे बता दिया था, जो आपको यहाँ पे एक फ्लैश कार्ड में देखने को मिल रहा है। और मेगा स्पोरोजेनेसिस की जब मैंने बात किया था तो मैंने बताया था आपको कि हमारा जो जनरली जो फीमेल का जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है, जो फीमेल के लिए होती है, उसमें जो ओवम या एग बनता है, जो उसमें क्या बनता है, एग बनता है, वो केवल एग नहीं बनता है, उसमें 8 अलग टाइप की और भी न्यूक्लियस होते हैं और 7 उसमें अलग टाइप की सेल्स होती हैं, जिनमें 3 अलग अलग टाइप की सेल आपको बताया था। एंटीपोडल सेल बताया था, सिनर्गिड बताया था और पोलर न्यूक्लियाई बताया था, और आपकी एक्सेल तो मैंने बता ही दिया। तो ये जो जितनी भी सेल बनी होती हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे मेंशन किया था कि वो एक सिंगल सेल से ही बनी होती हैं, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल से बनी होती हैं। इसीलिए हम इनको मोनोस्पोरिक जो होता है वो लाइफ साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है या हमारा जो ओव्यूल होता है वो जनरली मोनोस्पोरिक टाइप का होता है। ओव्यूल जो ओवरी के अंदर मौजूद होता है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं आपसे पॉलिनेशन के बारे में, हम बात करेंगे आपसे पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, मैं बात करूंगा आपसे और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में, जैसे कि क्या होता है आपका अलग अलग प्लांट्स के अंदर आपको जो अलग अलग टाइप के कुछ स्पेशल्स पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद एपोमिक्सिस, पेरिस्पर्म, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, ऐसे टर्म जो आपके एग्जाम में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। ठीक है, और अगर आप नीट के हैं तो आपका एक अच्छा रिवीजन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बहुत टाइम नहीं लूंगा, आराम से बताता हूँ, ध्यान सुनिए। हम सब जानते हैं कि जब हमारा पॉलन किसी भी जनरली हमारे आसपास जितने भी फ्लावर्स हैं वो सभी के सभी बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, अगर वो बाइसेक्सुअल हैं तो इसका मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मुझे बाइसेक्सुअल से याद आ गया कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी इसी में पढ़ानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बात करेंगे। अब ध्यान से सुनते रहिएगा तो सबको समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो एक मेल का पार्ट है जो एंथर डेवलप करेगा, जो एंथर बनाएगा पॉलन ग्रेन। ठीक, पॉलन ग्रेन तो बन गया। पॉलन ग्रेन जिसके पास में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, फ्लावर के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं उस पॉलन ग्रेन में। ठीक है, उस पॉलन ग्रेन को हिट करना है या उसको फ्यूज करना है, जाकर के किसके साथ में जाके फ्यूज करना है, एग के पास में। लेकिन फ्लावर में जो एग है वो मौजूद कहाँ पे है, ओवरी के अंदर मौजूद है, ओव्यूल में। ठीक, तो एग का रास्ता थोड़ा सा लंबा है क्योंकि जो एग है वो फ्लावर के अंदर मौजूद है और पॉलन ग्रेन जो है वो फ्लावर के बाहर मौजूद है। तो जिस तरीके से ह्यूमन के अंदर ओवम जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में है, उस फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म को पहुंचने के लिए वेजाइना, फिर सर्विक्स, फिर यूट्रस, फिर फैलोपियन ट्यूब जाना होता है, उसी तरीके से आपके फ्लावर में जो ओवम है उसके पहले आपका रास्ता पड़ता है स्टिग्मा, स्टाइल और फिर ओवरी और फिर ओव्यूल। तो ये रास्ता है पॉलन ग्रेन के आने का, पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल
और फिर ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है एग, तब जाकर के तुम्हारा जो पॉलन ग्रेन है वो कहां तक पहुंचेगा, एग तक पहुंचेगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर है ना। तो लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए हमारा सबसे पहले पॉलन ग्रेन कहां पहुंचना चाहिए, स्टिग्मा पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाएगा। तो पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचेगा कैसे भैया, इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। जैसे एयर हो गया, अगर कहीं पे एयर है तो हवा के थ्रू पॉलन ग्रेन उड़ करके स्टिग्मा पे आ सकता है, या तो वो सेम फ्लावर पे आ सकता है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो सेम फ्लावर पे आ जाएगा, और अगर प्लांट जो है फ्लावर दूसरे वाले प्लांट का है, सेम स्पीशीज लेकिन प्लांट दूसरा है, तो उस पे जाने के लिए उसको किसी ना किसी वेक्टर की जरूरत या किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो। बायोटिक मतलब जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़े, और चाहे हवा पानी की जरूरत पड़े। तो हवा पानी के थ्रू भी पॉलन ग्रेन एक स्टिग्मा पे जा सकता है, मतलब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे जा सकता है, और किसी बायोटिक कंपोनेंट जैसे इंसेक्ट हो गया या जैसे एनिमल हो गया, बहुत सारे तरह के एनिमल हैं, हर तरह के एनिमल पॉलिनेशन, या बर्ड्स हो गया, तो उनके थ्रू भी पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जा सकता है। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंचना ही कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक, अब पॉलिनेशन को हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पॉलिनेशन को हमने दो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। एक मैंने कहा भाई सेल्फ पॉलिनेशन, एक मैंने कहा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो कि उसी के फ्लावर का या सेम प्लांट रहे, प्लांट क्या रहे, सेम रहे, मतलब मान लो ये एक प्लांट है तो इसी प्लांट के ऊपर एक फ्लावर है, उसी के मेल का पार्ट इसी प्लांट के दूसरे या उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे चला जाए, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्या सेल्फ पॉलिनेशन में कोई जेनेटिक वेरिएशन आएगा? नहीं, क्योंकि इसी प्लांट का दोनों फ्लावर है, मेल वाला भी और फीमेल वाला पार्ट भी इसी प्लांट का है, तो दोनों का क्रोमोसोम क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, इनके अंदर कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उनमें हमें चेंज देखने को नहीं मिलता है। जो जेनेटिक मटेरियल इस पेरेंटल प्लांट का रहेगा वही जेनेटिक मटेरियल उससे बनने वाले सीड का रहेगा। ठीक, अगर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो। लेकिन अगर मान लो कि ये एक प्लांट है और ये भी एक प्लांट है, दोनों सेम ही प्लांट है, ये भी रोज है और ये भी रोज है, अगर इस प्लांट का फ्लावर का मेल वाला फ्लावर या मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन इसके फीमेल पे चला जाए तो दोनों प्लांट क्या हो गया, अलग हो गया। दोनों प्लांट के अलग होने पे इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अगर एक ही प्लांट के दो फ्लावर हों और इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे चला जाए तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट क्या है, सेम है। ठीक, और ये वाला जो है इसमें अलग अलग प्लांट हैं लेकिन स्पीशीज सेम है। अगर ये रोज है तो ये भी रोज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गोभी हो जाए। ठीक है, तो अगर इसका मटेरियल इसके ऊपर जा रहा है तो दैट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में भी हम अलग अलग तरह का पॉलिनेशन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ऑटोगैमी और एक पढ़ते हैं गीटनोगैमी। क्या, ऑटोगैमी और गीटनोगैमी, ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन में है। कैसे? अब देखो, सेम प्लांट है ना, अगर सेम प्लांट में एक सेम फ्लावर निकला हुआ है, ठीक है, और इस फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है, इसी का मेल इसी के फीमेल को फ्यूज कर देगा तो इसको कहेंगे ऑटोगैमी। क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। ये एक ही फ्लावर में मेल भी और फीमेल भी है, इसी का मेल इसी के फीमेल को हिट कर दे तो इसका मतलब ये ऑटोगैमी। लेकिन अगर ये एक प्लांट है और इस पे दो फ्लावर है, ठीक है, मान लो इसका मेल वाला पार्ट इसके फीमेल पे जा रहा है, इसका मेल पार्ट इसके फीमेल पे जा रहा है, फ्लावर अलग अलग है, तो इसको हम लोग गीटनोगैमी कहेंगे। लेकिन चूंकि प्लांट एक ही है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इसके जेनेटिक में कोई चेंज नहीं होगा। और प्लांट हमेशा ये चाहता है कि उसके पास में जो भी नए प्लांट बने वो प्लांट के पास में पॉजिटिव कैरेक्टर्स होने चाहिए। कैसा कैरेक्टर होना चाहिए? पॉजिटिव कैरेक्टर होना चाहिए। तो ऑटोगैमी जो होता है, लिखा हुआ देखते रहिएगा, ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर
तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस, वायोला और कैमेलाइना का। अब इसमें क्या देखने को मिलता है, तुम्हारी किताब में डायग्राम बना हुआ है, मैं डायग्राम बगल में लगा रहा हूं। इस प्लांट के अंदर ऊपर की तरफ जो फ्लावर निकलेगा वो फ्लावर एक्सपोज्ड होता है एयर में, और जो एयर में एक्सपोज होगा ना फ्लावर, उसमें किसी भी दूसरे प्लांट का भी पॉलन ग्रेन उस पे आ सकता है। इसका मतलब इसके ऊपर वाला जो फ्लावर है वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है। लेकिन इसके नीचे वाले फ्लावर को हम जब देखेंगे तो इसके नीचे वाला जो फ्लावर होगा वो ऑलरेडी एक बड में बंद रहता है, एक बड में बंद रहता है। अब अगर इसका मेल और फीमेल दोनों इस बड में बंद है तो क्या बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आ पाएगा? नहीं। तो ये हमेशा क्या करेगा? ऑटोगैमी करेगा, क्योंकि ये तो बंद है, बाहर से कोई पॉलन आएगा ही नहीं, तो ये हमेशा कौन सा गैमी करेगा? ऑटोगैमी करेगा। लेकिन ऊपर वाला जो फ्लावर है वो क्रॉस पॉलिनेशन भी करेगा और गीटनोगैमी भी कर सकता है। तो ऐसा फ्लावर जो एक्सपोज होता है, जो ओपन होता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन और गीटनोगैमी दोनों कर सके, उसको हम लोग चैज्मोगैमस कहेंगे। और ऐसा फ्लावर जो ओपन ना हो और केवल ऑटोगैमी करता हो, उसको क्लीस्टोगैमस कहते हैं। तो क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स एग्जाम्पल जो है वो ऑटोगैमी का है, और चैज्मो वाला जो है वो हम लोग जनरली क्रॉस पॉलिनेशन या गीटनोगैमी में पढ़ लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं कि दूसरे फ्लावर से या दो प्लांट हो और दूसरे एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाए, एक का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाए, तो इसे जीनोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीनोगैमी कहेंगे। देखो लिखा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा टू डिफरेंट, एक मिनट रुक जाइए, मैं मार्कर ले लेता हूं। हाँ ठीक है, देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो इस तरीके को हम लोग जीनोगैमी कहेंगे या क्रॉस पॉलिनेशन का नाम जो है वो हम दे देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चैज्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस बात क्लियर हो गई। जो फ्लावर ओपन है, एक्सपोज्ड है, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन और गीटनोगैमी दोनों हो रही हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे चैज्मोगैमस फ्लावर, और जो बंद होते हैं बर्ड्स में उसे हम लोग बोलेंगे क्लिस्टोगैमस। क्लियर। अब नेचर में बहुत सारे तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। अब जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो पॉलिनेशन किया करते हैं। अब पॉलिनेटिंग एजेंट में जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होने का जो दावा करता है कि भाई मैं करवाता हूं सबसे ज्यादा पॉलिनेशन, वो है इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होता है वो पॉलिनेशन करा तो देगा, लेकिन इंसेक्ट कहता है कि भाई मेरे को क्या मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज जो चलता है वो एक दूसरे से अब स्वार्थ के लिए चल रहा है, मतलब के लिए चलता है कि भैया हमको तुम कुछ दो तो हम तुम्हारे पास में जाएंगे। तो या तो फ्लावर में अट्रैक्शन हो जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, या फिर उसमें एक अलग सी फ्रेग्रेंस हो, खुशबू हो। ये दो एग्जाम्पल्स, अगर फ्लावर अट्रैक्टिव है, फ्रेग्रेंस है, तो इंसेक्ट नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जाता है उस फ्लावर पे, और नेक्टर जैसे ही कलेक्ट करने जाता है, नेक्टर को कलेक्ट करते वक्त पॉलन के डस्ट जो होते हैं वो उसके विंग्स में चिपक जाते हैं। अब वो जैसे दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो उसके फीमेल पे वही जो पॉलन ग्रेन उसके विंग्स पे चिपके हैं वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक। अब जब मैं इंसेक्ट की बातें कर रहा हूं तो उसमें और भी रिलेशनशिप है। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो क्या काम कर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन वाला तो ठीक है भाई, वो तो होता ही होता है, ठीक है। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को अपनी तरफ बुलाने के लिए अट्रैक्टिव नहीं होते ज्यादा। इंसेक्ट को अपनी तरफ बुलाने के लिए वो कुछ ऐसा देते हैं इंसेक्ट को जो सब नहीं दे सकते। जैसे एक फ्लावर का नाम है एमोरफेलस फ्लावर। कौन सा फ्लावर? एमोरफेलस फ्लावर। और एक फ्लावर है यक्का फ्लावर। एमोरफेलस जो फ्लावर है वो टॉलेस्ट फ्लावर में आता है, सबसे टॉलेस्ट माना जाता है वो, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एमोरफेलस। इसमें एक बहुत अजीबो गरीब स्मेल होती है, इसीलिए इसको जहां लगा दो वो बहुत गंदी स्मेल करती है, ठीक है। और एक फ्लावर है यक्का फ्लावर। यक्का फ्लावर एमोरफेलस फ्लावर में क्या होता है कि इंसेक्ट आता है और अपने अंडों को इसकी ओवरी में जन्म दे देता है। मतलब इंसेक्ट को यक्का फ्लावर से क्या मिला? आश्रा मिला उसके अंडे के लिए। उसके अंडे को रखने, वो यक्का फ्लावर में उन अंडों को अंदर रखने के लिए जगह दे दिया, ठीक। क्लियर इतनी बात ना।
और बदले में यक्का फ्लावर जो कि फ्लावर के पास आएगा तो उसका पॉलन ग्रेन यक्का, जो यक्का फ्लावर है, जब कीड़ा, देखो समझो, यक्का फ्लावर और कीड़े के बीच एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। यक्का फ्लावर पे, यक्का फ्लावर एक कीड़ा है जिसे मॉथ कहते हैं, उस मॉथ अपने अंडे देने के लिए उस यक्का फ्लावर में आता है और यक्का फ्लावर पे आकर के वो मॉथ अपने अंडों को उसकी ओवरी में दे देता है। किसकी ओवरी में? फ्लावर की ओवरी में अपने अंडे डाल देता है, ठीक, मतलब वहां पे अंडे दे दिया, ठीक है ना। अब बदले में यक्का फ्लावर ने अपने पॉलन ग्रेन उसके ऊपर चिपका दिए, ठीक है, दोनों का काम बन गया। वो पॉलिनेशन कर रहा है कीड़ा और बदले में प्लांट उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, और उसके अंडे को अपने पास रख रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। अब वो अंडा जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे वैसे वो ओवरी भी डेवलप करेगी, और जैसे से वो ओवरी डेवलप करेगी वो ओवरी बन जाएगा फ्रूट और अंडा बन जाएगा कीड़ा, और जब हम फ्रूट को तोड़ेंगे तो कीड़ा उसके अंदर निकलेगा। यही चीज हमें अंजीर में देखने को मिलता है, फिग में देखने को मिलता है, ठीक। इतनी बातें क्लियर है ना, एकदम बात समझ में आ गई। तो कुछ फ्लावर इस तरीके से पॉलिनेशन के लिए, यक्का फ्लावर जो है वो इस तरीके से पॉलिनेशन के लिए बुलाता है। एक और स्पेशल केस है, एक फ्लावर ऑर्किड है, वो दिखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। अब वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता तो कीड़े उसके ऊपर आएंगे क्यों भाई? तो अब अट्रैक्टिव नहीं है तो कीड़े क्यों आएंगे उसके ऊपर? तो इसके लिए क्या होता है कि कीड़े अट्रैक्टिव नहीं होता तो कीड़े ना आने का वो क्या काम करता है कि अपनी मॉर्फोलॉजी को फीमेल इंसेक्ट की तरह डाल देता है कि दिखने में मैं किसकी तरह लग रहा हूं, फीमेल इंसेक्ट तरह। अब इंसेक्ट को लगता है कि वो फीमेल इंसेक्ट है और वो मूव करके उस ऑर्किड फ्लावर पर, मतलब फ्लावर अपने आप को इंसेक्ट जैसा बना लेता है। तो उस इंसेक्ट को लगता है कि वो फीमेल फ्लावर है और फीमेल इंसेक्ट है और उसके पास आता है और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलन चिपक जाता है आकर के उसके ऊपर। तो ये कुछ मतलबी वाले केसेस थे जो मैंने आपको बता दिया। देखिए फ्लावर के थ्रू होता है, जिसमें मैंने यहाँ पे बताया यक्का फ्लावर, देखो यहाँ पे लिखा भी है मॉथ, यक्का मॉथ ले एग इन द ओवरी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की। अब वाटर पॉलिनेशन में क्या है कि ज्यादातर जो प्लांट वाटर में रहते हैं दे डोंट लुक लाइक अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, वो व्हाइट कलर के या बहुत नॉर्मल कलर के होते हैं। अब इनके अंदर पॉलिनेशन वाटर करंट के थ्रू होता है, पानी के थ्रू जो पॉलन ग्रेन है वो बह करके मेल पार्ट के पास, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे चले जाते हैं। उसी तरह एक फ्लावर है जिसे हम बोलते हैं वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया प्लांट जो होता है वो एक सबमर्ज प्लांट है, वो पानी के अंदर रह रहा है वेलिसनेरिया। लेकिन जब इसको पॉलिनेशन करना होता है तो ये अपने स्टिग्मा को पानी के सरफेस पे ला देता है, अपने स्टिग्मा को पानी के सरफेस पे ला देता है और पॉलन ग्रेन उसी पानी के धारा के साथ बहते 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 सरफेस से आती है और सरफेस पे, पानी के सरफेस पे कौन है? आपका स्टिग्मा है वेलिसनेरिया का, उससे जाकर के वो उसको हिट कर देता है। तो इस तरीके से हमें वेलिसनेरिया के अंदर जो है वो पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट जो भी वाटर वाले हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, तो उसमें वाटर करंट के थ्रू पॉलिनेशन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तो तुमको पता है कि नए प्लांट नहीं, क्योंकि एग का ओवम्स, एग का स्पर्म से फ्यूज होना ही प्राइमरी स्टेप है पॉलिनेशन का, ठीक है ना। स्टिग्मा पे पहुंचना पॉलन ग्रेन का वो प्राइमरी स्टेप है, उसको फ्यूज होने वाला, ठीक है। तो ये तो हो गया बात पॉलिनेटिंग एजेंट का, कुछ स्पेशल केसेस मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको समझो। हर प्लांट चाहता है कि वो अपने अंदर एक एडवांस कैरेक्टर लेकर के आए। अपने अंदर कैसा कैरेक्टर लेके आए? एक एडवांस कैरेक्टर लेकर के आए। कहने का मतलब ये है कि उसके कैरेक्टर, अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन बुरा नहीं है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन करने में जो प्लांट, जैसे ये प्लांट है, अगर ये हेल्दी है, अगर ये प्लांट हेल्दी है और ये सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो अच्छे क्वालिटी के सीड बन रहे हैं, तो प्लांट को इससे कोई शिकवा गिला नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होने दो, ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन होने दो। लेकिन अगर ये प्लांट बीमार है तो इसका फ्लावर चाहेगा कि, इसका स्टिग्मा चाहेगा या हम चाहेंगे कि इसके ऊपर कोई दूसरे प्लांट का, जो हेल्दी प्लांट है, उसका पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आ जाए, जिससे इसके पास कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स आ जाएं, जिसके इससे बनने वाले सीड में अच्छे कैरेक्टर होना का। तो हर प्लांट, हर कोई, दुनिया में हर कोई फीमेल यही चाहती है कि उसके पास जो भी कैरेक्टर आए वो अच्छे कैरेक्टर आए, खराब कैरेक्टर्स ना आए। तो इसीलिए हमने बनाया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस,
जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करेगा और सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करवाना है और हाँ ठीक है ना, और इनब्रीडिंग को मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या कर दो, सबसे पहला काम ये कर दो कि दोनों के टाइमिंग को बदल दो। अगर मान लो कि ये एक प्लांट है, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में बन रहे हैं, तो जाहिर तौर पे सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस प्लांट के फ्लावर को ऐसा बना दो कि जिस समय मेल पार्ट डेवलपमेंट इसका करे, इसके प्लांट के फ्लावर का करे, तो फीमेल ना डेवलप करे, और जिस समय फीमेल डेवलप करे उस समय मेल ना डेवलप करे। नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावर के जस्ट ऊपर, स्टिग्मा के जस्ट ऊपर पॉलन ग्रेन होता है। जैसे थोड़ा सा हवा चला, पॉलन ग्रेन टपका और स्टिग्मा पे जाकर के हिट कर दिया, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो क्या कर दो, तो ऐसे कंडीशन में दोनों के डायरेक्शन को चेंज कर दो। जैसे मान लो कि ऊपर की तरफ एक मेल फ्लावर निकला और नीचे एक फीमेल है। अब मेल का पॉलन ग्रेन जब झड़ेगा तो कहां आएगा, फीमेल के स्टिग्मा पे आ जाएगा। फीमेल के स्टिग्मा पे ही तो आएगा ना। तो तुम क्या कर दो, सीधी सी बात है, तुम एक काम कर सकते हो कि मेल वाले प्लांट की पोजीशन को बदल के इधर कर दो, फीमेल वाले की इधर कर दो, तो भैया फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। नंबर 2, इमैस्कुलेशन और बैगिंग पिछले बार के बोर्ड में आया है। मेल पार्ट को कट करके निकाल दो। अगर तुम मेल पार्ट को कट करके पहले ही निकाल दोगे, इसको बोलेंगे इमैस्कुलेशन। क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। पहला काम ये करो कि स्टिग्मा को पैक कर दो। स्टिग्मा को क्या कर दो, पैक कर दो, नंबर 1। ठीक, फिर उसके बाद में पॉलन ग्रेन को कट करके निकाल दो, मेल वाले पार्ट को कट करके निकाल दो, इमैस्कुलेट कर दो। ठीक, और उसको निकालने के बाद में फिर किसी दूसरे का पॉलन ग्रेन लेकर के आओ जिसका तुम डालना चाहते हो उसके स्टिग्मा पे, अपने से लेकर के आओ और उसके ऊपर उसके स्टिग्मा पे डाल करके उसे पैक कर दो। इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इससे हम क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। सबसे आखिरी मेथड है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हर एक प्लांट, हर एक फ्लावर खुद से अपने आप को ऐसा बनाती है कि उसके ऊपर जब कोई भी पॉलन ग्रेन आता है ना, किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब कोई भी पॉलन ग्रेन आता है, तो सबसे पहले उसका फ्लावर उस पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करेगा, उसके जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करेगा। अगर उस फीमेल पार्ट को लगा कि ये उसी का पॉलन ग्रेन है, सेम जेनेटिक मटेरियल उसी जैसा है, तो वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिसका जेनेटिक मटेरियल उसके पॉलन ग्रेन से या स्टिग्मा का जेनेटिक मटेरियल पॉलन ग्रेन के जेनेटिक मटेरियल से मिल रहा होगा, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, वो इनकम्पैटिबल है। लेकिन अगर जो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आया है, अगर वो अलग है और स्टिग्मा का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए अलग है, तो वो उसको सपोर्ट करेगी। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन आगे जाएगा और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो यही सारी प्रैक्टिसेस, इसी को हम लोग बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लियर। अब हम लोग आखिरी बात इस वीडियो के अंदर बात कर ले रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, या पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की। आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, यहां पे देखिए, ये आपके सामने डायग्राम चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस का दिखाई दे रहा है। देखते रहिए, यहाँ पे ये देखिए, देख रहे ना, ये चेस्मोगैमस फ्लावर ओपन रहता है और ये क्लिस्टोगैमस जो क्लोज रहता है। वेलिस्नेरिया बिल्कुल देखिए सरफेस पे आ गया, पॉलन ग्रेन आकर के इसके स्टिग्मा को हिट कर देता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन, देखिए सबसे पहले देखिए पॉलन ग्रेन हमारा बन के तैयार है। अब पॉलन ग्रेन देखिए कहां आ गया, स्टिग्मा पे आ गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। और पॉलन ग्रेन होता कहां है, पॉलन ग्रेन हो, देखो सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसी वर्ड को हम बोलते हैं पिस्टिल, और ये स्टैमेन है। स्टैमेन में एंथर में ही क्या है आपके पॉलन ग्रेन, ठीक। अब ये पॉलन ग्रेन निकले और पिस्टिल पे चले गए, स्टिग्मा पे चले गए। स्टिग्मा पे आने के बाद में यहां पे आपको एक पॉलन ट्यूब दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब में ध्यान रखिएगा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिस समय आपका पॉलन ग्रेन होता है, उस समय पॉलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। रिमेंबर बेटा, 2 न्यूक्लियस यहां पे आपके सामने मौजूद होंगे, मतलब 2 सेल होंगी। एक होगा
जेनरेटिव सेल और एक होगा वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, ये पॉलन ट्यूब बनाने का काम कौन करता है? वेजिटेटिव सेल करेगा। कौन करेगा? वेजिटेटिव सेल। ये जो पॉलन ट्यूब बन रही है ये वेजिटेटिव सेल बनाता है, ठीक। और ये जो स्पर्म न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है, इस स्पर्म न्यूक्लियाई को किसने बनाया है? इस स्पर्म न्यूक्लियाई को बनाने वाला कोई और नहीं है। इस स्पर्म न्यूक्लियाई को बनाने वाला है कौन? जर्म सेल। तो जो जनरेटिव सेल है वो स्पर्म न्यूक्लियाई बनाएगा, और जो आपके पॉलन ग्रेन का वेजिटेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। तो पॉलन ट्यूब बनाना शुरू किया वेजिटेटिव सेल ने, और जैसे ही जनरेटिव सेल पहुंचेगा, ओव्यूल के पास पहुंचने वाला रहेगा, ये दो स्पर्म सेल बन जाएगा। एक स्पर्म सेल एग को जाके हिट करेगा और एक स्पर्म सेल जाकर के हिट करेगा पोलर न्यूक्लियाई को। ये बना लेगा आगे जाके इंडोस्पर्म और ये आगे जाके बना लेगा जाइगोट। तो एन, एग के पास भी हैप्लॉइड नंबर तो एन, और स्पर्म के पास भी हैप्लॉइड नंबर तो एन, एन प्लस एन क्या हो जाएगा? 2n। और यहां पे पोलर न्यूक्लियाई दो ऑलरेडी हैं और एक और चला जाएगा तो बन जाएगा 3n, ठीक है। आगे डिटेल में बात करता हूं, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखो यहां पे ध्यान देना, अब इस डायग्राम को आप याद कर लो, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो सबसे पहले पॉलन ग्रेन आया, देखिए पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन के पास में कितने सेल्स? दो, जेनरेटिव, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव सेल्स में ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल ने क्या बनाया? जनरेटिव सेल ने बनाया पॉलन ट्यूब, और वेजिटेटिव सेल ने क्या वेजिटेटिव सेल ने क्या बनाया? पॉलन ट्यूब। एंड जनरेटिव सेल ने क्या बनाएगा? स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल, ये स्पर्म बनाएगा, ठीक है। जब देखो तो यहां पे देखो बहुत इजीली लिखा भी रहेगा, वंस अ पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन द फ्लावर ऑफ स्टिग्मा इट इज नोन एज पॉलिनेशन। वन सेल इन पॉलन ग्रेन स्टार्ट टू फॉर्म पॉलन ट्यूब, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, एंड ग्रो टुवर्ड द ओवरी, और ओवरी की तरफ ग्रो करेगा, टेकिंग द स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है। और इस तरीके से जो तुम्हारा पहला वाला है ये स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स ये आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो पॉलन ट्यूब बनती जा रही, स्पर्म सेल आगे आता जा रहा है। सेकेंड स्टेज में देखिए, जैसे ही पॉलन ट्यूब कहां पहुंच गई है? आपके माइक्रोपाइलर एंड पे पहुंच गई है, मतलब कि एग सेल के पास पहुंच चुकी है, सिनर्गिड सेल्स के पास पहुंच चुकी है। और रिमेंबर बेटा, इसको सिनर्गिड सेल ही कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जो पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस पॉलन ट्यूब को कैसे पता चलता है कि इसको किधर की तरफ जाना है? यहां पे जो सिनर्गिड की सेल है दोनों ये वाली, यही दोनों सिनर्गिड की सेल्स ऐसे केमिकल को रिलीज करती हैं जो इस पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देयर हैव द फिलीफॉर्म अपैरेटस सेल। कौन सेल? फिलीफॉर्म अपैरेटस सेल होता है जिन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक। और यहां पे होता है स्पर्म सेल्स, जो पहले एक होता है अब वो दो पार्ट में डिवाइड कर, ये वेजिटेटिव सेल है, और जो स्पर्म सेल पहले एक है वो दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा माइटोसिस करके। अब हमारे पास कितनी स्पर्म सेल हो गई? दो, ओके। अब जब ये स्पर्म सेल दो हो गई तो यहां पे पढ़ लेते हैं, द पॉलन ट्यूब कॉन्टिन्यूअस ग्रो डायरेक्टली इनटू द एम्ब्रियो सैक, लगातार बढ़ता रहेगा। मीनवाइल द स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल विद इन द पॉलन ट्यूब डिवाइड वंस, तो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल क्या कर जाएगी? डिवाइड करके कितनी स्पर्म सेल बन जाएंगी? दो। नंबर थर्ड स्टेप पे देखो, तीसरे स्टेप में यही जो आपकी जनरेटिव सेल जो स्पर्म सेल है, एक स्पर्म सेल जाएगी हिट किसको करेगी? एक स्पर्म सेल जाएगी हिट करेगी एग को। एग भी क्या है? एन, और स्पर्म सेल भी क्या है? एन। एन प्लस एन हो गया 2n, ये आगे जाके बनेगा जाइगोट। 2n क्या बनेगा? आगे जाके जाइगोट बनेगा। 2n आगे जाके क्या बनेगा? जाइगोट। एंड लुक एट दिस, पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं हमारे पास में? दो, और एक अभी गया 3। तो पहले ये था n प्लस एन, अभी हो गया n प्लस एन प्लस एन, मतलब 3n। 3n जो ये बीच वाला एरिया है ये आगे जाके बना लेगा इंडोस्पर्म। और ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा सीड। क्या बन जाएगा? सीड। और ये ओवरी क्या बन जाएगा? फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या होगा? सीड। ओव्यूल बन गया सीड, ओवरी बन गया फ्रूट। और सीड के अंदर होती है दो चीज, दैट इज अ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। देखो, two fusion of male and female egg. As the pollen tube pushes its way to embryo sac, it release two sperm cells. One fertilize the egg cell, एक जाएगा sperm cell egg को फ्यूज करेगा, और एक जाकर के सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा जो एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा। तो इस तरीके से जो पहला जो 3n मतलब n, एक स्पर्म सेल और दो पोलर न्यूक्लियाई मिलके क्या बना लिया? एंडोस्पर्म बना लिया।
और जो एग था वो हिट करके बना लिया जाइगोट। तो इस तरीके से सीड जो बना उसके अंदर जाइगोट होता है और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम होता है इस जाइगोट को न्यूट्रिशन देना, क्योंकि एंडोस्पर्म जो होता है वो पूरा शुगर ही शुगर होता है, ठीक है। तो ये शुगर जो है जब हार्मोन्स का एक्टिविटी होगा, सीड जर्मिनेट होगा, तो जाइगोट को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। दैट्स इट गाइस। तो यही है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। होपफुली आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, और सीड के बारे में, फॉल्स फ्रूट, ये सब चीज़ों के बारे में, इन सभी टर्म के बारे में जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। तब तक ले बाय बाय, मिलेंगे लास्ट वीडियो में, छोटा वीडियो होगा आखिरी वाला। तब तक ले बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।